हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन एंड अपोजिशन ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास पूरे इंडिया से ऑल ओवर जो पूरा भारत है वहाँ से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, कई बार क्वारीज आती हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमको ये समझ नहीं आता कि सर ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है और अपोजिशन का मतलब क्या होता है, या दोनों नाम देखने में एक जैसे लगते हैं और क्या होता है ये समझ ही नहीं आता। और इसको अगर ये हमारे ट्रेडमार्क में इस तरह की कोई भी वर्डिंग या इस तरह का कोई स्टेटस अगर शो कर रहा होता है तो अगर कोई वो क्रिटिकल, क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डराया गया है। ख़ास तौर से अपोजिशन के मामले में जितने भी लोग हैं वो या तो उनको ऑब्जेक्शन का रिप्लाई तक ढंग से करना नहीं आता, और अपोजिशन तो वो कहते हैं ऐसा है कि अब तो इसको फेस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये चीज़ हाथ से निकल गई। होता यह है कि कोई भी चीज़ इतनी क्रिटिकल नहीं होती, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, बशर्ते उस प्रॉब्लम को फेस करना हमको आता हो। आज थोड़ा सा हम डिटेल से ऑब्जेक्शन और अपोजिशन के बारे में हम दोनों को आमने सामने रख के डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि दोनों हैं क्या और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और इसको अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, पहली बात तो आए ना, अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इस जो बीमारी की कौन सी मेडिसिन ली जाए जिससे हमारी ये जो बीमारी है, ये डिजीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्शन में चलते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो इससे पहले भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स लोगों से मिला और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी कि सर आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो होता क्या है कि जब आप जैसे लोगों से हमारे पास क्वारी आती तो हमें लगता है कि इस टॉपिक के बारे में भी हमें खुल के बात करनी चाहिए। तो आज इसके बारे में डिटेल से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्शन क्या होता है, कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई भी नया पर्सन, जिसने नया बिजनेसमैन, उसने अपना नाम या लोगो सोचा कि ये नाम और लोगो मैं अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करूँगा और इसको रजिस्टर्ड कराने के बाद एज ए ब्रांड के तौर पर अलग अलग जगह यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या होता है, केवल सोचना काफ़ी नहीं है, ये भी होता है कि क्या वो नाम जो हमने सोच रखा है वो हमारे दिमाग की उपज है या पहले से कोई ऑल ओवर इंडिया में यूज़ कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क किसी एक सिटी का नहीं होता, ट्रेडमार्क किसी स्टेट का नहीं होता, ट्रेडमार्क पूरे देश का होता है। कई बार ये ट्रेडमार्क जो होता है इंटरनेशनल लेवल तक एक प्रोटेक्शन देता है। अब ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम सोचा, ठीक है, नाम सोचने के बाद अगर आपको चेक करना आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी अच्छे कंसल्टेंट, मैं केवल कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, उससे आप अपने नाम को प्रॉपर चेक कराएं कि सर ये जो नाम हम सोच रहे हैं, क्या इस नाम को ये पहले से तो नहीं चल रहा, या इस नाम में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है। तो होगा क्या कि जिसको टूटा फूटा काम करना आता है या केवल सामने वाले आदमी से पैसे खींचने की हैबिट होती है, तो वो आपको, आप यकीन मानिए, आपसे हर नाम के लिए हाँ कर देगा, हाँ ये नाम की अवेलेबिलिटी है। लेकिन है क्या, जो प्रोफेशनल बंदा होगा, जिसके कुछ एथिक्स होते हैं, वो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें खोल के बताएगा। जैसे हम लोग हैं, हमारों के पास बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं, वो फीस भी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि सर इस एप्लीकेशन को डालना है, लेकिन कई बार वो एप्लीकेशन ऐसी होती है जो फंसने वाली होती है, तो उसको हम मना कर देते हैं क्लाइंट को कि आप इस नाम को मत डालिए, और अगर आप डलवाएंगे तो हम नहीं डालेंगे, आपको अगर प्रोसीड कराना है तो किसी और से करवाइए। और कई बार ऐसा हुआ कि वो एप्लीकेशन किसी से पढ़ी, बाद में वो चीज़ उसकी फंस गई, फंसने के बाद उसका फिर से कॉल आया कि सर आप जैसा आपने कहा था ये तो हमारे साथ वैसा ही हो गया, अब हम इसके आगे क्या करें। तो एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सीधी सी बात है कि ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमें पछताना पड़े। तो पहली बात तो प्रॉपर एक्सपर्ट से अपने नाम को चेक कराइए, ठीक है। उसके बाद जब चेकिंग हो जाती है आपका, वहाँ से पब्लिक सर्च में ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इस नाम को हम ले सकते हैं।
ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पूरा जो नाम आप यूज़ कर रहे हैं, पूरा नाम जो ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा नाम जब डालोगे तो उसमें तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देगा, लेकिन अगर शुरू के अल्फ़ाबेट आप डालोगे तो हो सकता है उसकी जैसी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हों। तो उस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आगे फंसने के चांस पूरा होते हैं। तो चीज़ ऐसी लेनी चाहिए कि जो आपके सामने प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो अब पब्लिक सर्च से चीज़ ओके होने के बाद जब ये पता चल जाता है हाँ ये चीज़ सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये चीज़ ओके है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन फाइल होती है, दो तरह से मोड में फाइल होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड जैसे भी फाइल किया, ऑनलाइन मोड में टीएमए फॉर्म चूज करने के बाद उस फॉर्म को भी फिल करते हुए, ऐसा नहीं होता कि आपने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ही फीड कर दी। वहाँ भी क्या होता है कि जो टोटल बहुत सारी क्लासेस होती है ट्रेड मार्क की, 43 या समथिंग जो भी, मतलब 1 to 43 या समथिंग जो भी क्लास हैं, तो उसमें आपको अपना जो गुड्स या सर्विस आपका जिस क्लास में जाता है उसमें आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो पर्सन जिससे वो एप्लीकेशन फाइल करा रहे हैं तो वो हमसे पूछता है कि सर आपका गुड्स क्या क्या है, हमसे नहीं, मतलब जो जिस पर्सन कराया जा रहा है, तो वो बताया था कि एक काम करते, ये सारा जैसे जनरल स्टोर में सामान भरा जाता है या गोदाम में सामान भरा जाता है, एक काम करते सब डाल दे, ये भी डाल, वो भी डाल, वो भी डाल। अब होता प्रॉब्लम क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो किसी एक क्लास में जारी होती है ट्रेडमार्क की, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं या सर्विस ऐसी जो किसी दूसरी क्लास को कवर कर रही होती हैं। तो है क्या कि अगर आपने 2 या 3 या 4 क्लास की गुड्स या सर्विस को एक साथ मर्ज कर दिया तो उस केस में वो एप्लीकेशन फंसनी आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल 101% आना है, कोई रोक नहीं सकता। उस केस में क्या होगा, जब फॉर्मेलिटी चेक पास आएगा तो 2 प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं कि जो आपके काम की जो स्पीड है, आपके ट्रेडमार्क की जो स्पीड जिस स्पीड से चल रहा था, 120 की स्पीड से चल रहा था, वो सीधे उसकी स्पीड जो होती है वो सीधे 30 की हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है आपका प्रोसीजर आप पीछे जो आपकी बहुत आगे चल रहे थे वो काफ़ी पीछे आप आ जाते हैं, ठीक है, डिले हो गया, फंसने के चांसेस बढ़ गए। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि आपने गुड सर्विस जो है उसको बहुत प्रॉपर लेना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे सामने आती हैं कि सर हमारे पास सेक्शन 9 की प्रॉब्लम आई, टीएमएम फेल आ गया, हम क्या करें। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट की राय लीजिए। एक्सपर्ट किस लिए बोला जाता है, एक्सपर्ट इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता रोए, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ठीक है। तो उसके बाद जो अब गुड डिस्क्रिप्शन हो गया, नाम प्रॉपर कि आप एप्लीकेंट का नाम प्रॉपर लेना चाहिए, फॉर्म प्रॉपर चूज करना चाहिए। तो ये जो सारी गुड डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर धोखे से हमने एड्रेस कुछ और लेना था, अब एड्रेस कुछ और हो गया, तो आप कुछ हो सकता है, होने को बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन चक्कर क्या होता है कि जो एक बार कोई चीज़ गलत चली गई उसको सही करने में, अभी तो आपस में कोई बातचीत हो जाती तो हम सॉरी बोल देते हैं, वहाँ पर सॉरी का प्रोसीजर नहीं है, वहाँ सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। और उसकी फ्री में सॉरी नहीं बोला जाता, वहाँ तो हमने आपस में सॉरी बोल दिया, वहाँ डिपार्टमेंट में जो होता है, टीएम मिनिस्ट्री में जो होता है, वहाँ पर बाकायदा वो हर चीज़ के उनको पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा सॉरी बोलना है, ठीक है, इतने पैसे निकालो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या किसी गलत आदमी के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं जिसको काम की नॉलेज नहीं है, तो आपकी फाइल का सत्यानाश करने में उसे देर नहीं लगेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि पहली बात तो आप खुद ना करें, मेरी ये आपके लिए राय है, और अगर आपको वो चीज़ ढंग से आती है तभी उस चीज़ में जाएं, प्रॉपर क्लास, चाहे 2 दिन 4 दिन लेट हो जाए लेकिन ऐसे करके ना करें। तो ये इस प्रोसीजर को लेने के बाद जब आप फाइल कर लेते हैं उसके बाद उसमें अगर आपका नाम है तो हो सकता है 10, 15, 20 मिनट या 25 मिनट या इमीडिएट आपके नाम आपकी जो एप्लीकेशन पब्लिक सर्च में या ई रजिस्टर वाले पेज में वो जो शो कर रहा होगा वो शो कर देगा फॉर्मेलिटी चेक पास। अगर आपने नाम लिया है तो हो सकता है 15-20 मिनट या 1 घंटे के अंदर फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उनको ब्रीफ में चेक नहीं करना पड़ता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिवाइस या लोगो चूज करते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटी चेक पास आने में 6 से 8 दिन 10 दिन या और ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। और इस कोविड के टाइम में तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी उनके फॉर्मेलिटी चेक पास आने में 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग गए, क्योंकि कोविड में कोई डिपार्टमेंट में काम तो हो नहीं रहा था। तो अब ये जो सारी चीज़ें, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसके आगे हम चलते हैं, वहाँ से फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन से एप्लीकेशन डाली गई तो वो
चेक, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर फॉर्मेलिटी चेक पास का मतलब क्या होता है। पास का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट जो आपने उसके साथ लगाए हैं, ठीक है, अगर किसी के थ्रू अगर फाइल कराया है तो जो जीपीएस साइन कराई है, जो लगाई है, प्लस साथ में जो अदर जो चीज़ें फिल करी हैं उससे वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन अभी दिल्ली दूर है। उसके बाद जो आगे की बात हम चलते हैं, फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद जो आगे का जो प्रोसीजर आ जाता है उसमें 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करने से, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी गई उसके 25 से 30 दिन के अंदर एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। उस रिपोर्ट में वो ये बताता है, दो तरह की रिपोर्ट देता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब किसी ने पूछा कि सर पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब क्या होता है और नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि एग्जामिनर ने सब कुछ चेक कर लिया, कहीं भी उसको कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कहीं भी कोई मैचिंग नज़र नहीं है, तो उसने आगे प्रोसीड कर दिया, ठीक है। और अगर वो सीधे सीधे जनरल में चला जाता है। और अगर क्या कहते हैं कि वो अगर उसे कुछ दिक्कत लगती है, क्या दिक्कत लगती है कि कई बार उसे लगता है कि कोई नाम जो आपने डाला है उसका 100% नाम या उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे मार्का से मैच कर रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई विजन के नाम से, विजन 2000 के नाम से, तो अगर विजन के नाम से कोई एप्लीकेशन पहले से चल रही है तो होगा क्या, विजन तो कॉमन आ गया, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस पूरे हैं। अब कोई किसी ने जो नाम फाइल किया बिंदिया कुर्ती के नाम से, लेकिन पहले से बिंदिया नाम से बिंदिया कुछ या समथिंग कुछ भी चल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नाम पड़ा हुआ है कि जी आरगप के नाम से, और वहाँ पर क्या हुआ, कोई पहले से नाम जो चल रहा है या रजिस्टर्ड है वो जी गप के नाम से, अब वहाँ पर गप कॉमन आ गया, तो होगा क्या, या तो 100% मैचिंग आ जाती है या उसका कुछ हिस्सा मैच कर रहा है, तो भी ऑब्जेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि चीज़ निकल जाए, हो सकता है चीज़ फंस जाए। तो उसमें कई बार सेक्शन 11 का जो मैचिंग वाला, ठीक है, या कंफ्यूजिंग वाला, और कई बार सेक्शन 9 का यह ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जो आपने लोगो फाइल किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, या जो गुड डिस्क्रिप्शन आपने दिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मल्टी क्लास का हो गया है, तो इस तरह सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, 2, 3 का ऑब्जेक्शन उसमें आ जाता है। अब होता क्या है, ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन आने के 30 दिन के अंदर उसमें लिखा रहता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कि आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई प्रॉपर फॉर्मेट में पास करना है, ठीक है। 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है। तो रिप्लाई ये नहीं होता कि आपने कुछ भी लिख के डाल दिया, आप यकीन मानो जो आपने वहाँ पर सबमिट कर दिया तो वो एक तरह से क्या होगा, हियरिंग ऑफिसर उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसमें चेंज करने का प्रोविज़न नहीं होता कि सर हमसे ये गलती हो गई, गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब कुल मिला के आपके नेगेटिव में चला जाएगा। तो जब भी आप रिप्लाई डालो किसी प्रोफेशनल बंदे जिससे उसे नॉलेज हो, उससे वो प्रॉपर रिप्लाई करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब रिप्लाई अगर प्रॉपर चला जाता है तो होता क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्शन आ रखा है, अवेटिंग फॉर रिप्लाई आ रखा है, हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन जो सेक्शन 9 या सेक्शन 11 का आ रखा है उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड होकर वो ऑटोमेटिक क्या हो, वो जनरल में वो एप्लीकेशन चले जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि वो अगर सेटिस्फाइड उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो कई बार क्या होता है वो हियरिंग में बुलाता है। हियरिंग का नाम आते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि सर अब क्या होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो भी बंदा जा रहा है उसको फैक्ट रखने आने चाहिए। किसी अगर ढंग का एक्सपर्ट बंदा है, ढंग का लॉयर है, तो उसे अपनी बात ढंग से अगर प्रेजेंट करने आती है तो उसके प्रॉपर एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं। और वो चीज़ आप यकीन मानो कि अगर ढंग से आप चीज़ें आप वो कर देते हो, मूव कर देते हो, तो वो आपका ऑब्जेक्शन रिमूव कर जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद जो आगे की बात हम करने जा रहे हैं कि ये तो ऑब्जेक्शन का हमारा हो गया, और ऑब्जेक्शन को क्लियर होने में आपको बता दें कि अगर कुछ टाइम लगता है, क्योंकि एक बार फाइल फंसती तो उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऑब्जेक्शंस के जो नंबर्स फंसे होते हैं, तो एक एक करके वो काउंट करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्शन की तो सारी बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं कि अपोजिशन। होता क्या है कि जहाँ पर ऑब्जेक्शन का रोल ख़त्म होता है वहाँ से अपोजिशन का रोल शुरू होता है, ठीक है। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर अपोजिशन क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन बहुत सारी एप्लीकेशंस में नहीं आता, बहुत कम एप्लीकेशन में आता है या रेयर केस में आता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन
और ख़ास तौर से अपोजिशन को हवा बना के रखते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी फ़ीस, उल्टी फुल्टी फीस डिमांड करते हैं कि सर अब तो 60,000 लगेगा, अब तो 1 लाख लगेगा, अब 2 लाख लगेंगे। मेहनत लगती है, फीस भी लगती है, लेकिन ऐसा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसे भी लेते हैं कई बार और वो चीज़ रिमूव भी नहीं हो पाती। तो आप अपोजिशन का थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ, जिससे आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको ढंग से अपनी बात समझा पाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे अब क्या कहते हैं कि जनरल में गया, जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो रिपोर्ट पॉजिटिव होने का एडवर्टाइजमेंट में चला गया। तो एडवर्टाइजमेंट में जो एप्लीकेशन रहती है वो 4 महीने रहती है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि पहले जो एग्जामिनर ने एग्जामाइन किया था, पब्लिक का ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अब नॉर्मल पब्लिक को जिसकी टीएम एप्लीकेशन उसमें पड़ी हैं या तो रजिस्टर्ड हैं या वो प्रोसीड कर रही हैं, अब वो उनको लगता है कि ये नाम हमारा पहले से चल रहा है या पहले से चला रहे हैं, तो वो अपना एक तरह से अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अब वो ऑब्जेक्शन क्या होता है, 4 महीने के अंदर कभी भी, मतलब जनरल में आने के बाद 4 महीने के अंदर कोई भी पार्टी कभी भी अपना अपोजिशन रिलेटेड एप्लीकेंट के अगेंस्ट फाइल कर सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्शन अपोजिशन फाइल करते हो तो वो TMO फॉर्म होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो अपोजिशन फाइल होता है और वो उसकी ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। अब सामने वाले ने क्या किया कि क्या होता है अपोजिशन, अपोजिशन ये होता है कि सीधे सीधे आपके नाम के ऊपर उस अपोनेंट ने एक ब्लेमिंग करी। क्या ब्लेमिंग करी कि सर ये जो नाम है या ये लोगो है या ये जो चीज़ें हैं ये मैं पहले से, बहुत पहले से या इस बंदे से पहले से यूज़ कर रहा हूँ और ये नाम जो है इसका 100% नाम या इसने कुछ ऐसा कैलकुलेटिव नाम रखा हुआ है कि जो मेरे नाम को कंफ्यूज कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ नाम की स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन बोलने में जब बोला जाता है तो दोनों की साउंड बहुत हद तक कॉमन जा रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि साउंड कॉमन जाने में भी दिक्कत है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्शन ये लगाता है कि सर अगर ये नाम तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ, मेरा ये गुड्स और सर्विस पहले से यूज कर रहा हूँ और ये क्या कहते हैं 100% नाम या ये कुछ पार्ट अगर यूज करता है तो मेरे नाम को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में जो मेरी गुडविल है उसको ठेस पहुँच सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो 4 महीने के अंदर एक महीने 2 महीने कभी भी ये काम करा जा सकता है, लेकिन 4 महीने के बाद फिर वो बात हाथ से निकल जाती है। हालांकि कभी कभी कुछ स्पेशल केस में आप जो क्या कहते हैं कि आपका नोटिस ऑफ अपोजिशन जो वो एप्लीकेशन कई बार क्या कहते हैं मिनिस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर अपोजिशन आ गया, आपकी ई रजिस्ट्रार और पब्लिक सर्च वाले पेज पे अपोजिशन लिख के आ जाता है, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो होता क्या, अब इसके बाद क्या करें, तो अपोजिशन इसीलिए लगाया जाता है, नोटिस ऑफ अपोजिशन इसीलिए दिया जाता है कि सामने वाला बंदा डर जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया तो कुल मिला के वो अपनी जिस चालाकी से काम कर रहा है उसमें क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो हमें दूसरे की चालाकी में सफल होने नहीं देना है, ठीक है। तो है क्या कि आपको उस जो वो आया है क्या कहते हैं नोटिस ऑफ अपोजिशन आया, उसको प्रॉपर चेक करना है। तो हर बंदा अगर कुछ गलत कर रखा, कुछ ना कुछ गलती छोड़ देता है। जैसे एक बार हमारे एक साथ ये केस हुआ कि हमारी एप्लीकेशन क्या हमने फाइल करी, तो वो एप्लीकेशन एक सेपरेट एप्लीकेशन थी, उसका आगे पीछे कहीं दूर दूर तक उस नाम का कुछ प्लांट था ही नहीं, फंसने का सेंस नहीं था। आगे जाके क्या हुआ, सेक्शन 11 में तो नहीं फंसा लेकिन सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन आ गया तो कोई बात नहीं, हमको कोई डर नहीं था। हमने क्या किया कि उसका प्रॉपर एक रिप्लाई फाइल किया और रिप्लाई फाइल करने के बाद क्या हुआ कि वो उससे सेटिस्फाइड हो गया, एग्जामिनर या मिनिस्ट्री सेटिस्फाइड हो गई। ऑटोमेटिक बहुत जल्दी उन्होंने क्या कर दिया, उसे जनरल में भेजा। जनरल में भेजने के बाद क्या हुआ, जब उसके 2-2.5 महीने निकल गए, पीछे से 2 महीने निकलने के बाद एक एप्लीकेशन सेम नाम की फाइल हो गई। अब फाइल होने के बाद फिर क्या हुआ, वो फॉर्मेलिटी चेक पास हो गई। फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद क्या हुआ, वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में भी फंस गई। मतलब ध्यान से सुनिए आप, ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन में फंसी हुई है, ठीक है। और मज़े की बात, उसने एप्लीकेशन बाद में डाली है। अब उसके जो लॉयर था उसने चालाकी से क्या काम किया, लेकिन थोड़ी सी गलती वो कर गया नासमझी वाली। उसने चालाकी से ये किया, उसमें लिखा एक एप्लीकेशन जो फाइल करी कि ये नाम, एक एफिडेविट लगा कि ये नाम मैं इनसे पहले से यूज कर रहा हूँ, मेरी गुड्स और सर्विस मैं इनसे पहले से दे रहा हूँ और ये नाम इन्होंने मेरा कॉपी किया है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि उसके बाद उसने वो सारी चीज़ें करने के बाद साथ में एक बिल ऐड किया।
उसमें बिल ऐड करने में वो क्या हुआ कि हैंड राइटिंग बिल था, उस हैंड राइटिंग बिल में एक गलती वो कर गया। होता क्या है कि जैसे पुराना पेपर होता है, उस पुराने पेपर की इंक थोड़ी सी वीक हो जाती है, सबको पता है, मतलब कम हो जाती है। अब उसने क्या किया, जानबूझ के वहाँ कहीं भी उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का नाम यूज़ नहीं रखा था, उसने ऊपर से हैंड राइटिंग से ब्लू कलर से लिखा था और अपने हाथ से ब्लू कलर से वो लिख दिया उस ब्रांड का नाम। ब्रांड तो नहीं बोलूँगा, अभी तक तो प्रोडक्ट ही था। तो अब हुआ क्या, एक तो राइटिंग मिसमैच कर गई। भाई एक आदमी लिखेगा तो हैंड राइटिंग एक जैसी चलेगी, चलो हैंड राइटिंग को भी अगर आदमी इग्नोर कर दे एक बार के लिए, तो उसमें क्या था कि नीचे जो इंक थी वो काफ़ी वीक थी, मतलब उसके वो काफ़ी हद तक उसमें से इंक जा चुकी थी, हल्का हल्का नज़र आ रहा था, ऊपर से जो लिखा हुआ साफ साफ नज़र आता। तो जब हमने वो उसका काउंट जो क्या कहते हैं नोटिस ऑफ अपोजिशन चेक किया, हमने गलती पकड़ ली। हमने अपना काउंटर स्टेटमेंट फाइल किया, काउंटर रिप्लाई फाइल किया। काउंटर रिप्लाई क्या होता है, जिस दिन अपोजिशन आता है उसके 2 महीने के अंदर उसका काउंटर रिप्लाई फाइल करना, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी होता है। तो आप टीएमओ फॉर्म जब भी आप फाइल करोगे तो उसका गवर्नमेंट चालान होता है, ठीक है, और एक स्मार्ट गवर्नमेंट चालान के साथ वो रिप्लाई फाइल करना पड़ता है और विथिन 2 मंथ आपको फाइल करना पड़ता है। अगर वो 2 महीने निकल गए तो आप समझो कि आपका अच्छा खासा काम जो बन रहा था वो सारा आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपोजिशन नोटिस ऑफ अपोजिशन का आंसर ज़रूर देना चाहिए, काउंटर रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे टैलेंटेड नॉलेज एक्सपीरियंस होल्डर लीगल बंदे के साथ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होने के बाद अब क्या हुआ, उसका रिप्लाई फाइल किया, सारी चीज़ें फाइल करी, कहीं ना कहीं उस बंदे की गलती हमने लिख दी वहाँ पर। अब होगा कि अब इसके बाद क्या होता है, कोई पूछता है कि सर इसके बाद क्या होता है, तो होता यह है कि उसके बाद जैसे कोर्ट में होता है, ऐसी क्या होता है कि जो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट दोनों से एविडेंस कलेक्ट करता है। अब पहले जिसने क्या कहते हैं नोटिस ऑफ अपोजिशन दिया था, सबसे पहले उसे टाइम देगा कि जब काउंटर स्टेटमेंट फाइल किया था उसके 2 महीने के अंदर कहा जाता है कि आप अपने एविडेंस हो, किससे, जिसने नोटिस ऑफ अपोजिशन दिया है। तो अगर कुछ एविडेंस है, वो बिल वगैरह वो अपने देता है कि सर जी ये बिल हैं, ये मैंने दिए थे, वो देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब उसके बाद वो जो काउंटर रिप्लाई जिसने किया है, काउंटर स्टेटमेंट जो एप्लीकेंट ने जो अपना बचाव करना चाह रहा है, वो फिर अपने एविडेंस देगा कि सर ये जो चीज़ है ये गलत कह रहा है और ये देखो सारे फैक्ट हैं, और कुछ जो है वो सारी जो क्या कहते हैं जो फैक्ट होते हैं, सबूत होते हैं, वो सारे प्रेजेंट करता है। बस ये कि आपका काम पक्का होना चाहिए, आप अपने जीएसटी नंबर दिखा दोगे पहले से चल रहा है, ठीक है, अपने जीएसटी बिल पुराने से पुराना जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करके आप ले जाओ। तो सीधी सी बात है, जब आप अपनी चीज़ें अपने आप तो रख नहीं पाओगे, तो आपका मतलब वो क्या कहते हैं कि जो सीधी सी बात है, जो सामने वाला बंदा आपके बिहाफ पे गया है, जो लॉयर गया है, जो अटॉर्नी गया, उसको ढंग से बोलना आनी चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार जीता हुआ केस भी आदमी हार जाता है, ठीक है। तो थोड़े से लालच के चक्कर में अपना केस खराब मत करिएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है कि उसमें जैसे नोटिस ऑफ अपोजिशन के वाला बंदा जिसने अपोनेंट है, उसने अपने वो एविडेंस देने के बाद उसके बाद फिर 2 महीने का टाइम वो उसे देता है, काउंटर जो रिप्लाई वाला है, जो एप्लीकेंट है जिसकी एप्लीकेशन फंस गई है, ठीक है, उसको 2 महीने का टाइम देता है, उस बीच उसे अपने एविडेंस देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक उसे चांस और देता है जो नोटिस ऑफ अपोजिशन, उससे एक बार और कहता है कि भाई तुम अपनी बात एक बार और रख लो। तो 1 महीने के अंदर उसे कुछ और एविडेंस देना चाहता है, कुछ और बात कहना चाहता है, तो वो उसका आंसर देता है, ठीक है। अब फाइनली हियरिंग क्लोज कर दी जाती है। जैसे आपने देखा हो कोर्ट में कि कोर्ट में सारी सुनवाई पूरी हो गई तो वो कार्रवाई बंद कर देते हैं। उसके बाद विथिन 3 मंथ, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद जो हियरिंग ऑफिसर है वो अपना डिसीजन दे, एविडेंस मिलने के बाद 3 महीने के अंदर उसकी हियरिंग आती है। हियरिंग में दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, तो जो जिस वक्त के पक्ष की बात सबसे सॉलिड होती है उसकी वो बात सुनने के बाद फाइनली कुछ टाइम बाद हियरिंग ऑफिसर अपना डिसीजन रखता है। तो सीधी सी बात है कि अगर जिसका पक्ष स्ट्रांग होगा, जैसे मान लेते हैं एप्लीकेंट है, उसने अपना पक्ष अगर बहुत ही सॉलिड तरीके से रखा है, तो आपके नाम पे वो ट्रेडमार्क इशू कर दिया जाएगा, आपके नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जाती है। मुझे लगता है कि ये सब बातें डिस्कस करने के बाद पहली बात आपको ऑब्जेक्शन और अपोजिशन का डिफरेंस प्रॉपर समझ आ गया होगा, और प्लस जो पूरे इंडिया में लोग अपोजिशन से डरते रहते हैं कि सर अगर हमारी एप्लीकेशन अपोज हो गई तो क्या हमें ये नाम मिल पाएगा, कहीं हमारे पास कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस तो नहीं हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती।
कोई उल्टे पैसे सीधे अगर पैसे डिमांड करता है उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं होती। सीधी सी बात है कि आप सही बंदे से कराइए। बाकी ये जो सारी सर्विस हैं, चाहे एप्लीकेशन फाइल करना है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में फाइल करना, प्लस उसका क्या कहते हैं प्रॉपर चेक करना, प्रॉपर जो उसकी रिपोर्ट चेक करना, उसका रिप्लाई करना, अगर जनरल में चला गया तो उसको प्रॉपर चेक करना, अपोजिशन फंस गया तो बाकायदा कैंडिडेट एप्लीकेंट को बताना कि सर अब ये प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉपर उसको फाइट करना और साथ में सर्टिफिकेट देना। लास्ट मिनट तक हम सारी सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 9625122106 इस नंबर का कॉल करके अपना कोई भी डाउट, अपने की कोई भी क्वारी आपकी इसके ट्रेडमार्क से रिलेटेड आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। साथ में ये बात मैं बार बार बोलूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की डेट में हर व्यापारी की है, हर बिजनेसमैन की है, क्योंकि हर व्यापारी को आज की डेट में अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाहता है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल बटन दबाना ना भूलें उसके साथ, क्योंकि जो भी इसके लेटेस्ट वीडियो आते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू।